Hello and welcome to Tricks. We are doing Indian Constitution at Work NCERT Class 11. This is Chapter 2, Part 2. In the last chapter, we did Right to Equality and Right to Freedom. In this video, we will do rest of the fundamental rights as well as directive principles of state policy and the relation between fundamental rights and directive principles of state policy. So next in the line, we have right against exploitation, covered under two articles. First, Article 23, which prohibits traffic in human beings and forced labor. पहले हमारे सोसाइटी में क्या होता था कि मनी लेंडर्स, जमींदार्स, दे यूज टू लेंड मनी एंड देन एग्जैक्ट लेबर टोटली फ्री. उन लोगों से फ्री में काम करवाते थे. इस फ्री के काम को बेगार बोलते हैं या फिर बेगर. तो ये राइट फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है. ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, या फिर पहले जो स्लेव बना करके रखते थे, या फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो ट्रैफिकिंग होती है बच्चों और औरतों का, उन सबको ये प्रोहिबिट करता है. सो दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर. आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब्स, यानी कि ये चाइल्ड लेबर को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है. चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हैजार्डस जॉब्स. आपने बच्चों को देखा होगा बीड़ी फैक्ट्री में, पटाखा इंडस्ट्री में काम करते हुए, क्योंकि उनको बहुत कम वेजेस में काम कराया जाता है. बट दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और ये उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है. सो द राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कवर्स टू थिंग्स: फोर्स लेबर, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड चाइल्ड लेबर. नेक्स्ट वी हैव राइट टू रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28. When there were kings and monarchs, they used to force the religion which they wanted to follow. Even अभी चाइना में जो लोग मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं उनको पकड़ के बंद कर दिया जाता है. सिमिलरली म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम को इविक्ट किया जाता है क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादातर बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं. बट इंडिया बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ पे सबको राइट टू रिलीजन है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, प्रोफेस देयर ओन रिलीजन एंड प्रोपागेट देयर रिलीजन. इंडिया में भी जब पहले मुस्लिम रूलर्स थे तो उनमें से कुछ रूलर्स लोगों को फोर्स करते थे टैक्स देने के लिए अगर वो किसी और रिलीजन के होते थे. लेकिन किसी डेमोक्रेसी में ट्रू फ्रीडम का मतलब है कि लोगों को अपने रिलीजन को फॉलो करने की पूरी आज़ादी हो. सो फर्स्ट अंडर आर्टिकल 25 वी हैव फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन. फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब है कि व्हाट डू यू बिलीव यू कैन फॉलो अकॉर्डिंग टू यू. जो आपके अनुसार राइट और रॉन्ग है, जो भी रिलीजन है वो आप फॉलो कर सकते हैं, उसको फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं. जैसे कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती हैं वो लोगों को अच्छाई के बारे में बताते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते हैं, फिर लोग एक्सेप्ट करते हैं, बहुत लोग उस रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं. लेकिन प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन का मतलब है कि बिना किसी दबाव के ये किया जाए. देयर शुड बी नो फोर्सिबल कन्वर्जन. फिर है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जैसे कि मस्क, गुरुद्वारा, टेम्पल्स, सब अपने अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग. इसकी फ्रीडम है उनको. फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. ये तीन चीज़ इक्वालिटी ऑफ रिलीजन को स्टैब्लिश करती है. इक्वालिटी ऑफ रिलीजन यानी कि हमारी कंट्री में किसी भी रिलीजन के को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. स्टेट किसी को प्रमोट नहीं करेगी, स्टेट किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी. फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. अंडर दिस फ्रीडम पीपल कैन टेक रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, डू द वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में उन्हें पूरी फ्रीडम होगी. बट there are certain restrictions also. Right to religion is not an absolute right and the government can interfere in order to secure public order or bring in social development. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स को रोक दिया गया था, प्रोसेशन नहीं होने दिए गए थे. ऑल ओवर इंडिया में रिलीजियस फेस्टिवल्स पे रिस्ट्रिक्शंस थे ताकि पब्लिक ऑर्डर बना रहे लोगों की सेफ्टी के लिए. सो गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर ऑल्सो टू eliminate some social evils such as सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब को हटाने के लिए भी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है. देन वी हैव रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू प्रोपागेट. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन. न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा कई
जगह पे जहाँ पे डरा धमका करके कई बार दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करा दिया जाता है। या फिर आपने सुना होगा न्यूज़ में लव जिहाद के बारे में, जिसमें कहा जाता है कि दूसरे रिलीजन की लड़कियों को बहला फुसला करके कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है। फिर है इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, स्टेट विल नाइदर डिस्क्रिमिनेट नॉर प्रमोट एंड एनी इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट। जो भी इंस्टीट्यूशन स्टेट रन होते हैं वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के। सो राइट टू रिलीजन हैज सर्टेन प्रोविजंस, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। देन वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। वाइल राइट टू रिलीजन इंडिविजुअल राइट्स हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो कम्युनिटी राइट्स हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, वी ऑल नो दैट। people of diverse religion, ethnicity, race and culture live here। लेकिन ऐसे में कई बार होता है कि माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उनको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है अगर उनको राइट्स नहीं दिए जाएं तो। सो दिस राइट प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गिव द माइनॉरिटीज़ द फ्रीडम टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट। वो इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं और स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटीज़। फाइनली वी हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये सभी राइट्स की प्रोटेक्टर है अंडर आर्टिकल 32। अंडर दिस राइट जिनकी भी फंडामेंटल राइट्स इंक्रोच हो रही है, हार्म हो रही है, दे कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। and then these courts issue directions, orders, writs for enforcement of rights। इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, बिकॉज दिस राइट ensures that all of the fundamental rights are enforced and are protected। writs 5 types के होते हैं। I have made a video how to remember these writs, link will be in the description। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। 5 writs हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यूए वारंटो एंड सर्टियोरारी। हेबियस कॉर्पस मीन्स ब्रिंग द बॉडी। कोर्ट ऑर्डर इशू करती है इसमें अरेस्टेड पर्सन को अपने सामने प्रोड्यूस करने के लिए। कई बार कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कभी पुलिस अरेस्ट करती है और बताती नहीं है। देन दिस पिटिशन इज़ फाइल्ड और कोर्ट ऑर्डर इशू करती है पुलिस को या कंसर्न अथॉरिटी को कि ब्रिंग दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ इट। और जब ये पाती है कि अरेस्ट इलीगल है या फिर इनवैलिड है, देन इट रिलीजेस द पर्सन। सो हेबियस कॉर्पस इज़ फॉर दैट प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। मैंडेमस मीन्स मैंडेटरी। ये मैंडेटरी ड्यूटी करने के लिए कोर्ट कहती है जो ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, जो स्टेट बॉडीज़ हैं, उनकी जो मैंडेटरी ड्यूटीज़ है वो अगर वो नहीं कर रही हैं तो ये पिटिशन कोर्ट में डाला जा सकता है और कोर्ट फिर ऑर्डर इशू कर सकती है कि डू योर ड्यूटी। हाउएवर जो ड्यूटी नहीं आती है उस ऑफिस के अंडर में उसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करा सकती। देन वी हैव प्रोहिबिशन। वर्ड से ये समझ जाना है कि इसमें प्रोहिबिट किया जाता है, रोका जाता है। जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को रोकती है किसी केस को कंसिडर करने से, क्योंकि वो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, उसकी अथॉरिटी से बाहर है। दिस इज कॉल्ड प्रोहिबिशन। देन वी हैव क्यूओ वारंटो। इसमें वारंट यानी कि आपकी क्या अथॉरिटी है, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी टू डू समथिंग। अगर किसी ने कोई ऑफिस में कोई काम किया या कोई ज्वाइन किया है और वो उसके एलिजिबल नहीं है, वो अथॉरिटी वो होल्ड नहीं करते, देन कोर्ट कैन इशू दिस रिट दैट यू हैव नो अथॉरिटी टू होल्ड द ऑफिस। देन वी हैव सर्टियोरारी, जिसमें हायर कोर्ट ट्रांसफ़र कर लेती है लोअर कोर्ट के पास से पेंडिंग केसेस को अपने पास। तो ये है 5 रिट्स फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जिसको हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट पास कर सकती है। देयर आर अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो विच प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये डाटा इकट्ठा करती है, रिसर्च करती हैं, इंक्वायरीज करती है जब इनके सामने कोई मैटर आता है और फिर ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि क्या सर्टेन एक्शंस लिए जाएं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। इसके मेंबर्स होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं वो होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस, एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज, फॉर्मर रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के
और 2 एमिनेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के जिनको नॉलेज हो लॉ और ह्यूमन राइट्स का। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पिटीशन जाती है या फिर वो स्वयं भी किसी मैटर को कंसिडर कर सकता है। इट कंडक्ट्स इंक्वायरी, रिसर्च और फिर अपना रिकमेंडेशन ये गवर्नमेंट को देता है। इट कैन नॉट हाउएवर प्रोसिक्यूट, ये खुद कोई सजा नहीं दे सकता। ह्यूमन राइट्स कमीशन ये केवल एक्शन रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को या फिर कोर्ट्स को। गवर्नमेंट चूँकि बाउंड नहीं है इसका डिसीजन या फिर रिकमेंडेशन मानने के लिए, बट गवर्नमेंट्स डू टेक इनटू कंसिडरेशन देयर recommendations. Then we have directive principles of the state policy. ये दिया गया है पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51. What are these directive principles of state policy? When we got independence, there were so many challenges in front of our policy makers, constitution makers. There were certain rights which were given under fundamental rights, which ensured that equal protection, equality of opportunity was given. But there were certain rights which could not be given under fundamental rights because they were constrained on resources, but they were very important for social development, economic development, upliftment of the society. So they were put in a separate list as a policy guidelines for the state to follow. This separate list of policy guidelines are called directive principles of the state policy. They were made non-justiciable, means they were not legally enforceable, but directives to the state. The state need to consider these directives and then make policy decisions according to these principles. It includes certain rights that citizens should enjoy but not given in fundamental rights, some goals that as a society we should adopt, and certain policies that state should adopt. ये 3 तरह की चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूड की गई हैं. Some of the directive principles as a goals are welfare of the people. स्टेट को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो उनके पॉलिसी डिसीजंस में. दे हैव टू टेक डिसीजंस एंड फॉर्मुलेट स्कीम्स, पॉलिसीज सो दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़े. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, ऐसा नहीं हो कि किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बहुत कम है. तो स्टेट गवर्नमेंट इसलिए ऐसे लॉज बनाती है ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके. जैसे कि कई बार होर्डिंग के लिए लॉ है, ब्लैक मार्केटिंग के लिए लॉ है, या फिर सीलिंग ऑफ लैंड है कि एक सर्टेन कोटा ऑफ लैंड ही आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा लैंड आप एक्वायर नहीं कर सकते. ये सब पॉलिसी डिसीजंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लिया जाता है. फिर है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस. गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल एरिया में स्टेप्स लेती है, नेबर्स को मदद करती है, नेबरिंग कंट्री को हेल्प पहुंचाती है. दीज आर फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस. फिर अंडर पॉलिसीज जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे डिटेल से. प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लीकर. किसी स्टेट्स में जैसे कि अल्कोहल पूरी तरह से बैंड है, जैसे कि गुजरात और बिहार में, तो ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये दिया गया है. प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रमोशन, खादी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना, ये सब अंडर दिस डायरेक्टिव. प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, जैसे गौ हत्या, कॉ स्लॉटर, इस सब पे बैन लगा हुआ है. प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, इसको कैसे अचीव किया गया था? थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जिसमें कि विलेज पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और हर 5 साल में पंचायत के इलेक्शन होते हैं. तो स्टेट इन डायरेक्टिव्स को ध्यान रख करके पॉलिसी डिसीजंस लेती है. फिर है एज अ नॉन जस्टिसेबल राइट्स जो इसमें इंक्लूड किए गए, जैसे कि एडिक्वेट लाइवलीहुड. गवर्नमेंट जो स्कीम्स बनाती है जैसे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, राइट टू फूड, या फिर जो रोजगार योजना बनती है, वो इसलिए क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमारा दिया गया है कि स्टेट को एडिक्वेट लाइवलीहुड की व्यवस्था करनी है. फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बहुत सारे लॉज बने हुए हैं जहाँ पे ये कहा गया कि मेन एंड वीमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा. राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए, सबके लिए ऐसे लॉज बनाए गए हैं ताकि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके. राइट टू वर्क, जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना जो है, जिसके अंडर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. तो ये क्या इंश्योर करता है? राइट टू वर्क. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. आंगनवाड़ी में की व्यवस्था जो की गई है, वहाँ पे लोग चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन प्लस न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है. सो वी कैन सी दैट द डिसीजंस, द पॉलिसीज, द स्कीम्स दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट आर
not in vacuum but taken by keeping in mind these directive principles. Now, relationship between fundamental rights and directive principles of state policy. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा था कि दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसीलिए इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी ताकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें. समथिंग्स विच कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किया गया था. बट एज गवर्नमेंट्स वेंट अहेड टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे क्लैश विद फंडामेंटल राइट्स. कैसे क्लैश किया? अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये दिया गया है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. इसके लिए पहले बहुत सारा लैंड होल्डिंग हुआ था, ज़मींदारों के पास बहुत सी लैंड थी और गरीब किसानों के पास लैंड नहीं थी. तो गवर्नमेंट ने शुरू किया सीलिंग ऑफ लैंड, यानी कि आपके पास सर्टेन कोटा ऑफ लैंड हो सकता है, उससे ज़्यादा आप ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकते. लेकिन ये किसके साथ क्लैश करता है? हमारे राइट टू प्रॉपर्टी के साथ क्लैश कर रहा था. राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट था. तो बहुत सारे केसेस हुए, कोर्ट में केसेस गए. फाइनली कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट और इसको गवर्नमेंट चेंज कर सकती है. दैट इज़ वाई फिर अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को फाइनली 44th अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A. यू विल स्टडी इन डिटेल द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन द चैप्टर्स अहेड. आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे इसको डिटेल से. लेकिन बहुत सारी जगह पे जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्लैश किए गए, उसमें कोर्ट ने ये माना कि कुछ चीज़ें हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट को फंडामेंटल राइट को पीछे रखना पड़ता है. यानी कि वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल सामने आ जाता है. जहाँ पे लोगों के डेवलपमेंट की बात है, उनको लाइवलीहुड देने की बात है, वहाँ पे राइट टू इक्वालिटी कंसिडर नहीं किया जा सकता. इसको आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे. आज के चैप्टर में इतना ही. आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग दोनों ही चैप्टर्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सॉल्यूशंस करेंगे और कुछ MCQs सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इन चैप्टर्स से. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और क्या फीडबैक है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा. आई लव योर कमेंट्स एंड आई लव टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू. So that's all for today. Thanks for watching. Have a nice day.